बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर राव मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वाइस चांसलर थे इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। आज हम इनसे बात करेंगे तालीम के हवाले से। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब ठीक, आप ठीक हैं? खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा तालीम के हवाले से कुछ टॉपिक है। तो वाइस चांसलर्स के हवाले से बात करना चाहूँगा कि पंजाब की तकरीबन 29 यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की सीटें खाली हैं। वाइस चांसलर्स का होना कितना ज़रूरी है, इस बारे में आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? असल में ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दुनिया भर में सबसे अहम अदारा जी सर, एजुकेशन के अदारे होते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अहम हायर एजुकेशन के होते हैं, जो आप यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं। और यूनिवर्सिटी में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं पाकिस्तान में, उनका मेजर रोल इन्हीं का होना चाहिए और ये है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पर तवज्जो बहुत कम दी जाती है। अब ये देखें, आपने अभी कहा कि 29 यूनिवर्सिटीज़ जौन सी हैं वो बग़ैर वाइस चांसलर के हैं। जी सर। उसके जो असरात हैं वो एक चीज़ पर नहीं पड़ते, वो तालीम पर पड़ते हैं, स्टूडेंट के कैरियर पे पड़ते हैं, जी सर, प्लानिंग पे पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी की तरक्की पे पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी के मामलात पे पड़ते हैं। चूँकि वो एडमिनिस्ट्रेटर जो परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, जी सर, वो एडमिनिस्ट्रेटर जो आर्जी तौर पर वाइस चांसलर है, वो ना तो सही फैसले ले सकता है, ना ही वो अगर फैसला लेना चाहे तो वो उसको सपोर्ट वो हासिल होती है जो परमानेंट को। तो 29 वाइस चांसलर ना होना, और ये आज से नहीं है, मेरे ख्याल है कि 2 साल हो गए, और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते दुनिया भर में। असल में हमारे यहाँ सिस्टम का फुकदान है। अगर सिस्टम सही हो तो ये बाकायदा तरीके से 3 महीने पहले जो वाइस चांसलर ने, हमारे यहाँ एक सिस्टम बना रखा है कि जी सर्च कमेटी होगी और वो इंटरव्यू लेगी, ये वो सारा आपको पता है। वो 3 महीने पहले इस प्रोसेस को मुकम्मल कर रखते हैं, और जैसे ही एक वाइस चांसलर अपनी मुद्दत को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत है, चाहे वो रिटायर हो रहा है जिस वजह से भी पहुंचता है, तो फ़ौरन अगले दिन से वो वाइस चांसलर काम करते, तो एक तसलसल रहे और चलता रहे। हमारे यहाँ अब आपने देखा कि ये मेरे ख्याल में कई जगह तो साल, कई जगह तो 1.5 साल हो गए कि वाइस चांसलर नहीं है। उसके असरात जो है, अब आप देख लें कि कई जगह यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मामला हुए हैं, कई जगह यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स जो से हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, और कई जगह सियासत वैसे पनप जाती है। अगर एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो सियासत के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वो पैदा होते हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हुकूमत ने इसमें मज़ीद डिले किया तो ये हमारी इन्हितात जो तालीमी है हायर एजुकेशन का, उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो फ़ौरन इस पर सही फैसले ले। और मैं ऐड भी करूँगा कि फिलिंग का मतलब ये नहीं कि जिसे मर्जी उठाकर लगा दें जी, ये ज़्यादा अहम है इस बात से किसको लगाना है। लगाने के लिए वो जो सर्च कमेटी है वो ईमानदारी से जी अपने फैसले करे, ईमानदारी से जजमेंट करे, और ईमानदारी से जो भी मेरिट पर आता है उसकी रिकमेंडेशन करे, आगे हुकूमत भी मेरिट पर करे। लेकिन ये मैंने इतनी बातें करनी की हैं, माजी के जो तजर्बात हैं वो इस चीज़ को टैली नहीं कर रहे। कई बार ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में लगाए गए जो कि मेरिट पे नहीं थे, इसलिए कि वो सियासी फैसले हुए। जब सियासी फैसले हो गए, जो आदमी सियासत की वजह से आएगा वो यूनिवर्सिटी में कम दिलचस्पी लेगा और अपनी सियासत और उसमें उसके फिर असरात पड़ेंगे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जो आगे लेक्चर्स भी भर्ती होने हैं, मुलाजमीन भी आने हैं, मेयार भी बनना है, दाखिले भी होने हैं, वो उसमें कंप्रोमाइज़ करेगा। तो अगर हमारे तमाम हुक्मरान एक चीज़ पे
क्या है कि एजुकेशन में हमने 100% मेरिट रखना है और मेरिट पर अच्छे असातिज़ा जो कि एक्सपीरियंस रखते हो, जो प्रोफेसर, उनको लाकर और बनाएं तो उम्मीद ये है कि ये बेहतर। लेकिन अब देर बहुत हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक देर है जो हो भी चुकी है, अब मज़ीद जाए। जी डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के बजट को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि मेंटेन यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो बिल्कुल मिनी बजट समझ लें, जिस तरह मुल्क के बजट होते हैं, ज़ाहिर है उनके बजट बड़े हैं और यूनिवर्सिटी में भी हर चीज़ के हेड्स होते हैं। भी ये चीज़ हमने इस चीज़ पे खर्च करनी है, ये डेवलपमेंट पे होना है, ये तनख्वाहों में जाना है, ये स्टूडेंट की सहूलतों में जाना है, ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट को दिए जाएं वगैरह वगैरह। तो ये तमाम बजट जौन से हैं, एक फाइनेंस कमेटी होती है, पहले उसमें आते हैं, उसमें हुकूमत के भी नुमाइंदे होते हैं, यूनिवर्सिटी के भी बाकायदा इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड ही ये सब होते हैं, ये एक प्लान करते हैं। अब मसला ये है कि इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये रखनी चाहिए कि कभी भी किसी सूरत में भी उससे ना हटा जाए, उससे डेविएट ना किया जाए। तो बजट को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले तो बजट होना ज़रूरी है। मैं पहले उससे पहले एक बात अहम कर दूं कि हमारी हुकूमतों को चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बजट दे वो दुनिया भर में भी ऐसे ही होता है, हेल्थ और एजुकेशन को दी जाती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ आपको पता है कि एजुकेशन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन अगर हुकूमत अच्छा बजट दे तो उसको हर सूरत में मेयार, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन और क्वांटिटी ऑफ द स्टूडेंट और पुअर स्टूडेंट या जो मेरिट पर आ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनकी पूरी सहूलतों के लिए अगर यूनिवर्सिटी बजट को मेंटेन रखे तो यूनिवर्सिटी बहुत तरक्की कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ज़हन में रखें कि हर एडमिनिस्ट्रेटर हो या बजट वाला जो भी हो, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी, ज़रा इस बात को ज़रा समझ लें, यूनिवर्सिटी दो चीज़ों का नाम है, सिर्फ दो, बाकी सब सहूलतकार हैं। चाहे वो टेलर हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, सहूलतकार हैं वो सारे सिस्टम को चलाने के लिए। दो चीज़ों का नाम है यूनिवर्सिटी, एक उस्ताद और एक शागिर्द, इसी का नाम है असल एजुकेशन। यानी एक पढ़ाने वाला और एक पढ़ने वाला, बाकी सब उसके ज़िमनी बातें हैं। बिल्कुल। अगर सबसे ज़्यादा तवज्जो आप अच्छे उस्ताद पर न देंगे तो अच्छे स्टूडेंट पैदा नहीं होंगे, अच्छे स्टूडेंट पैदा नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फिनंशियली भी जाएंगे और आपका मेयार भी ख़त्म। तो आप उस्ताद पर पूरी तवज्जो दें और उस्ताद के पेस या तनख्वाहें वो हर सूरत में पहले नंबर पर बजट में होनी चाहिए। आपने बजट का सवाल किया ना? जी बिल्कुल। पहले पेस, ताकि उन्हें फिनंशियली इधर उधर देखना ना पड़े। ये ना हो कि आप बाज़ यूनिवर्सिटी में शायद आप बाज़ सुन रहे हो कि ऐसी भी नौबत आई हुई है कई यूनिवर्सिटी में, चाहे उसे आप एडमिनिस्ट्रेशन नाहली कह लें या जो भी वजह है, वो बॉडी के लोगों को पे नहीं मिल रही। जी ऐसा ही है। अगर पे नहीं मिल रही तो वो उस्ताद पढ़ाएगा क्या, जिसके अपने घर में ये हो कि अगर उसने उधार लिया तो वो खुद उधार नहीं दे पा रहा, उसका तो जहन जौन सा मुंतशिर है, मुंतशिर जहन ने यकसू हो के क्या मेयारी तालीम देनी है। तो इसके ज़िम्मेदार जो कौन है, जिन्होंने बजट को सही मेंटेन नहीं किया और जिन्होंने मैनेजमेंट में ख़राबी की, उनको बाकायदा इसकी बाज़पुरस होनी चाहिए। और हुकूमत जौन सी है पूरी तवज्जो दे, अगर किसी यूनिवर्सिटी में पेज नहीं मिल रही तो 1 मिनट देर ना करें, ये वाइस चांसलर को लगाने से भी ज़्यादा अहम काम है, क्योंकि ये डायरेक्ट हुकूमत पर इसका हरफ आता है। वाइस चांसलर, किसी को क्या पता कौन वाइस चांसलर है, वो तो ये कहेंगे पब्लिक सेक्टर की फलां यूनिवर्सिटी में मुलाजमों को पे नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो इसलिए बजट को मेंटेन करने में पहला प्रायोरिटी मुलाजमीन की तनख्वाहें, दूसरी प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की सारी सहूलतें, और तीसरी और अहम प्रायोरिटी ये है कि वो बहुत बेहतर तरीके से प्लान करके यूनिवर्सिटी को ग्रो करें, एनरोलमेंट ज़्यादा।
तो ये मेरे ख्याल में 3 जुज अगर कर लिए जाए तो बहुत अच्छा बजट मेंटेन। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी लेवल पर निज़ाम तालीम पर मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है? नहीं देखें, मैंने तो अर्ज़ किया है कि निज़ाम तालीम एक रोज़ा तालीम, आपने तो सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया कि आप इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। बिल्कुल। चीन का मतलब ये क्या था कि आपको जहाँ से भी इल्म मिले वहाँ। दूसरे आपने ये भी सुना होगा कि इल्म जो है वो आदमी के पैदा होने से कब्र तक रहता है। इस बात, इन दोनों बातों को अगर मिला के समझें तो इल्म में हमेशा बेहतरी, हमेशा तरक्की और ग्रो होने की सलाहियत है जी। आपने जो भी इल्म देना है, यूनिवर्सिटीज़ में, इस वक्त हम यूनिवर्सिटीज़ की बातें कर रहे हैं जी। जो भी इल्म देना है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, ज़माने के मुताबिक होना चाहिए। उस वो ज़माने में जो स्टूडेंट इल्म हासिल करके बाहर आए वो उसको इस्तेमाल करने के काबिल होना चाहिए, ताकि वो ये ना हो कि वो ज़ाय हो जाए। अगर आप डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डॉक्टर जो से फिर आगे प्रोडक्टिव होने चाहिए। इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साइंसदान प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से लोग जा रहे हैं, सोशल साइंस से जा रहे हैं, सब प्रोडक्टिव हैं। लेकिन उनकी तालीम का मेयार और सिस्टम ये होना चाहिए कि वो आप कैलकुलेट करें किसकी क्या ज़रूरत है, स्टूडेंट को सही काउंसलिंग करके उस तरफ ले के आए। और फिर वो एक चीज़, अभी कुछ दिनों पहले मैं था वहाँ, एक इंटरनेशनल एजुकेशनल एक्सपो में गया था। जी सर। ये कल की शायद बात है। तो वहाँ मैंने एक बात की, बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी सर। ये आपने कहा ना कि कैसे बेहतर होना चाहिए जी। कि आप ऐसा स्टूडेंट आउट करें, अगर आप मेयार चाहते हैं कि जो आपका नौकरी देने के लिए ना हर हाथ ना फैलाए, यानी खुद ये ना मांगता फिरे कि मुझे नौकरी दो, बल्कि वो इस काबिल हो कि आपको नौकरी दे सके। यानी मतलब वो इस काबिल हो कि 4 और लोगों को काम, जो भी काम उसके आता है उस पर ला सके। यानी नौकरी देने वाला हो, नौकरी लेने वाला ना हो। अगर इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो दुनिया भर में तरक्की। और ये ना आप पढ़ाएं कोई भी इल्म के आपने जाकर, आपकी डिग्री का मकसद ये है कि आप जाके कोई सरकारी नौकरी करेंगे, नहीं। आप अपने बिजनेस में आए, अपने कॉलेजेस खोलें अगर एजुकेशन की तरफ आना चाहते हैं, अपने इंडस्ट्री की तरफ आएँ। तो इस तरह की अगर आप तालीम देते हैं तो बेहतरी है। और साइंस और टेक्नोलॉजी ही आपका अब ज़रिया है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, ये सबसे बेहतर है अगर बच्चों को आप दे दें, सबसे बेहतर है इस वक्त। ठीक सर, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को दूसरी दुनिया के बराबर किस तरह ला सकते हैं? देखिए, वो तो सीधे सब हमेशा से एक ही तरीका है, हर रिसर्च करते हैं। 2 तरह के आपने सुना होगा पाए जाते हैं। एक है कि पब्लिकेशंस आप हो रही हैं, नॉन प्रोडक्टिव हो रही हैं, उनमें कोई नहीं, ज़रा सी चीज़ चेंज की, अब मेरा पेपर आ गया, मेरा वो हो गया, ये रूटीन है। एक वो है कि आप कोई ऐसी चीज़, ऐसा रिसर्च लेके आएँ दुनिया के बराबर अगर लाना है कि सॉरी, आपका हवाला, आपकी साइटेशन दुनिया भर में फिर हो कि फलां ने ये जो बात की है ये अहम है, इसे आगे लेके जाए। तो उसके लिए सीधी सी बात है कि मेयार जो है रिसर्च का, वो जहनी मेयार को बढ़ाने की तरफ आए, बजाय इसके कि महज पेपर बराए पेपर। हमारे यहाँ असल में कुछ शराइत रखी हुई हैं कि इतने पेपर अगर हो जाएंगे तो आपको फलां प्रमोशन मिल जाएगी। वो ठीक है, आप प्रमोशन के लिए तो, लेकिन उसके मेयार जो है रैंक उसका जो है ना, देखें कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, बेहतर से बेहतर हो साइंटिफिक उस पर। लेकिन सारी, अब आपकी असल बात की तरफ आ रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के मेयार के मुताबिक आपकी रिसर्च हो, तो रिसर्च वो जो डिमांड बेस हो, इंडस्ट्री बेस हो, जो लोगों को ज़रूरत हो उसको। जैसे आप फार्मेसी में कर रहे हैं तो फलां चीज़ का इलाज हमने करना है कैंसर के लिए, जिस तरह लोग, तो वो प्रोड्यूस करके बताएं। आपके एनर्जी क्राइसिस है तो उसको हल करें। लोकल इंडस्ट्री है, उसके मामलात को हल करने के लिए अगर रिसर्च होगी तो वो उसका इम्पैक्ट भी होगा और वो रिसर्च मेयार पाएगी। और अगर महज आपने सिर्फ तकरीरें करनी है तो पेपर में भी तकरीर हो या बाहर तकरीर हो, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता।
रिसर्च से मुराद सिर्फ ये है कि वो प्रोडक्टिव होने की सलाहियत रखती हो सकता है कि आज उसका ना हो, लेकिन दुनिया माने कि ये आइडिया, ये बात, ये जो नई बात है वो आगे चल सकती है। तो इस तरह का कोई म्यार काम करने के लिए करें यूनिवर्सिटीज़। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।